हेलो। बेटा आ रही है आवाज? हेलो। आ रही है बेटा आवाज? यस सर। रिकॉर्डिंग ऑन यस कर। सर आ रही रिकॉर्डिंग है। ऑन है। ठीक। सबको आ रही है बेटा? हेलो। यस सर सबको आ आवाज रही आ है। रही है? ठीक है बेटा, शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है। आज मैं जो पढ़ाना है वो ये पढ़ाना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने आपको बताया था बहुत सारे जो हमने देखा था, हाफ सेल देखा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सेल थे, एक दोनों को हाफ हाफ सेल बोलते थे। पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल में दो सेल होते थे। ठीक है। और दोनों आपके हाफ सेल होते थे, एक रिडक्शन हाफ सेल होता था, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल। दो हाफ सेल होते थे। ठीक है। तो उनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें कैसे पता चले, तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैसे पता चले? हमें तो कैसे पता चलेंगे, तो हमने एक काम किया। हमें किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता था। हमने एक सीधा सा काम किया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया, उसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन पे, और हमने उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया जीरो है। मान लिया जीरो है। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एक हाफ सेल ही है, ये एक हाफ सेल है, इलेक्ट्रोड है, हाफ सेल ही है। ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों काम कर सकता है। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है। वो डिपेंड करता है सामने कौन है। अगर जिंक के साथ हाइड्रोजन को हम जोड़ेंगे, यानी जिंक के इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन के एच आयन का यानी प्रोटॉन का रिडक्शन होगा। लेकिन अगर हम इसको कॉपर के साथ जोड़ेंगे, तो कॉपर के साथ इसका इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के एक सेल बनाओगे, तो कॉपर जो आयंस है, तो हाइड्रोजन आयन जो है, तब इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर आयन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाना है पहले वो समझ लेते हैं, क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या होता है, और एक नस्ट इक्वेशन भी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या, वैसे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। ये आपका एक कंटेनर है, तो ये आपका एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हम ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। कंटेनर के अंदर हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैसीय स्टेट में होती है, गैस होती है। तो लैब में जो आपको एसिड मिलता है लिक्विड स्टेट में, वो प्योर हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं होता। वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को किसके अंदर डिजोल्व किया गया होता है, वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया होता है। वो वाटर के अंदर उसका क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। वो अलग बात है कि वाटर कम होगा तो कंसंट्रेटेड होगा और वाटर ज्यादा होगा तो डाइल्यूट होगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड आपकी गैस होती है, और हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करके आप क्या बना लोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे वाटर के अंदर। अब अगर इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो डाइल्यूट होगा, यानी वाटर ज्यादा है तो डाइल्यूट है, वाटर कम है तो क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो ये ले लिया। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेनी है, ऐसी इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, पर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो आपको पता होना चाहिए कोई ऐसा मेटल जो खुद भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसे नहीं ले सकते। तो प्लेटिनम जो होता है आपका वो इनर्ट होता है। प्लेटिनम आपका इनर्ट होता है, वो केमिकल रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो हम प्लेटिनम की एक रोड लेते हैं और इसके अंदर डिप कर देते हैं। ये रोड किसकी बनी होती है, ये रोड बनी होती है प्लेटिनम की। किसकी बनी होती है, प्लेटिनम की रोड बनी होती है। तो प्लेटिनम की रोड बनी होती है। ठीक है। इसके नीचे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्लेटिनम की फॉयल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम की सीट कह लो या प्लेटिनम की फॉयल यूज करते हैं। ये प्लेटिनम की रोड है, ये प्लेटिनम की रोड है, पर प्लेटिनम की रोड है, सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हम प्लेटिनम की क्या करते हैं, फॉयल यूज करते हैं, प्लेटिनम की सीट यूज करते हैं। ठीक है।
और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम एक और काम करते हैं, प्लेटिनम का पाउडर यूज करते हैं। प्लेटिनम का पाउडर यूज करते हैं, प्लेटिनम का पाउडर होता है जिसे प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं। तो प्लेटिनम का पाउडर से इसकी कोटिंग हुई रहती है, तो प्लेटिनम के पाउडर से इसकी कोटिंग हुई रहती है ताकि सरफेस एरिया और ज्यादा हो जाए। तो प्लेटिनम की ही रोड होती है, प्लेटिनम की फॉइल या सीट होती है और इस पर प्लेटिनम पाउडर की कोटिंग होती है। ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोड है। तो ये इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का ही बना हुआ है, मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब एक और चीज है बेटा, इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं। इसके अंदर आप क्या करते हो, एक पाइप से हाइड्रोजन गैस डालोगे। तो इसके अंदर से हम पाइप से एक हाइड्रोजन गैस डालेंगे, हम इसके अंदर पाइप से हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे। तो मैंने इसमें हाइड्रोजन गैस पास करानी है, डाई हाइड्रोजन जो कि गैस है, उसको मैं इसके अंदर पास करूंगा। किसके अंदर पास करूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, उसमें से पास करेंगे। तो क्या होगा, जब इसमें से आएंगे तो बबल निकलेंगे। ये बबल किसके हैं भाई, ये बबल हाइड्रोजन गैस के हैं। किसके बबल है, हाइड्रोजन गैस के हैं। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर मैंने इसके अंदर क्या किया, ये जो पाइप है, एक पाइप इसके सॉल्यूशन के अंदर डाल दी और इस पाइप के अंदर से हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। और हाइड्रोजन गैस जो हम पास कर रहे हैं इस पाइप के अंदर, उसका प्रेशर हमने जो रखा है वो स्टैंडर्ड प्रेशर रखा है। प्रेशर रखा है 1 बार। कितना प्रेशर रखा है, 1 बार प्रेशर रखा है इसे। और इसका जो टेम्परेचर होता है, वैसे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 273 केल्विन टेम्परेचर होता है। ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ज्यादा चीजें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी 298 केल्विन का हम टेम्परेचर ले लेते हैं, इसमें ये यूज कर लेते हैं स्टैंडर्ड की जगह। तो ये टेम्परेचर इतना होता है, रूम टेम्परेचर होता है। तो देखो, और जो कंसंट्रेशन होगी HCl की, वो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होगी। HCl की स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन आपको पता है, HCl की जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर है, 1 मोलर है। 1 मोल पर लीटर यानी कितना है, 1 मोलर है। तो 1 मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन होती है, यानी 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन है। मोलैरिटी बता रखी है, मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो देखो, तीन चीजें स्टैंडर्ड है। हाइड्रोजन गैस जो हम पास कर रहे हैं सॉल्यूशन में, वो स्टैंडर्ड प्रेशर पे है, यानी 1 बार पे है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है, यूनिट कंसंट्रेशन है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है। टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर हमने ले लिया। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो हमें इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता भाई, हमें नहीं पता कितना होता है, पर हमने ये बनाया और हमने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया। हमने इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माना है 0.00 वोल्ट। हमने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना माना है 0.00 वोल्ट। यही इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है और यही इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, कुछ भी ले लो। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0, क्योंकि 0 के आगे आप मान लो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे आगे क्या लगाओगे, माइनस। अरे 0 के आगे माइनस लगेगा तब भी तो वो 0 ही रहेगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी हमें नहीं पता था, क्या होता है भगवान जाने, आज भी नहीं पता। पर हमने उसको क्या किया है, माना है। कितना मान लिया है, 0 वोल्ट मान लिया। ठीक है, किस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे। इसमें अब हाइड्रोजन जो है दो काम कर सकता है। देखो, इसमें दोनों काम हो सकते हैं। HCl है तो HCl डिसोसिएट करता है, तो HCl जब डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा भाई, H आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। दोनों आयन बनते हैं, यानी H आयन भी बनते हैं और क्लोराइड आयन भी बनते हैं।
तो यानी इस सॉल्यूशन में H भी होते हैं। तो देखो अब दोनों काम हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, ये रिडक्शन हाफ की तरह भी काम कर सकता है और ये ऑक्सीडेशन हाफ की तरह भी काम कर सकता है। पहले देखते हैं रिडक्शन हाफ की तरह काम। रिडक्शन हाफ सेल की तरह ये बिहेव कर सकता है। तो रिडक्शन हाफ की तरह ये बिहेव कर सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो ये रिडक्शन हाफ की तरह काम कर सकता है। तो दोनों को मिला के आप सेल बना सकते हो। या अगर आपके पास कोई सेल है जो रिडक्शन हाफ की तरह काम कर सकता है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ की तरह काम कर सकता है। तो रिडक्शन हाफ सेल में देखो क्या होगा, जो एच आयन है यानी जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोनियम आयन है, एच आयन किसमें, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में जो एच आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे और किस में बदल जाएंगे, हाइड्रोजन में बदल जाएंगे। तो दो एच आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन के दो एटम बनेंगे, रिडक्शन हुआ ना भाई। एच आयन ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, गेन किया है। एच आयन ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। जो एक एच आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एक एच आयन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो दो एच आयन दो इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल जाएंगे, हाइड्रोजन के दो एटम में बदल जाएंगे। तो हाइड्रोजन के दो एटम क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये आपकी रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम कर सकता है। तो इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना हो तो आप सिर्फ ई भी लिख सकते हो। और क्योंकि ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। मैंने पहले ही बताया था, पहले आयन लिख दो बाद में एटम लिख दो। तो पहले एच आयन बाद में क्या, हाइड्रोजन। तो थोड़ा लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, पहले एच आयन है, एच प्लस आयन है, बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल है, सॉरी करो, हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल में है, किसमें है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो यहाँ तो एटम में है तो आप H2 भी लिख सकते हो, किसमें लिख सकते हो, H2 में भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी पहले तो आयन लिखना है तो पहले मैंने एच आयन ले लिया और बाद में क्या है, हाइड्रोजन लिखनी है तो बाद में हाइड्रोजन लिख दिया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है तो मैंने लिख दिया H2 लिख दिया। क्या लिख दिया, H2 लिख दिया। ये इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। भाई इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। क्या है इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 0 है। अब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है। अगर सेम सेल ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ की तरह भी काम कर सकता है। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमें पता है, हमने माना था इसका 0.00 वोल्ट माना था। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ये जो हाइड्रोजन आ रही है गैस, ये ऑक्सीडाइज होगी और ये हाइड्रोजन गैस अपने आप को एच आयन में बदलेगी। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन है वो एच आयन में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो दो हाइड्रोजन के एटम दो एच आयन में कन्वर्ट होंगे, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। हाइड्रोजन के दो एटम इंडिपेंडेंट तो होते नहीं है, दोनों एटम आपस में बाउंडेड होते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, डाई हाइड्रोजन है। तो 2H लिखने की बजाय H2 लिख दो। यानी हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दो एच आयन में कन्वर्ट करेगा। तो यहां से जो हाइड्रोजन गैस आ रही है जब वो सॉल्यूशन में आएगी तो वो एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल दो एच आयन में बदल जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी। इसमें भी देखते हैं, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना चाहते हो तो पहले क्या लिख दोगे, पहले आप हाइड्रोजन लिख दोगे बाद में आयन लिख दोगे। तो पहले हमने हाइड्रोजन लिख दिया बाद में आयन लिख दिया। मैंने पहले ही बताया, पहले आयन होगा बाद में अगर मेटल होता तो मेटल, लेकिन ये बाद में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन। तो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और पहले मेटल बाद में आयन, यानी पहले हाइड्रोजन और बाद में आयन। तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है,
वो भी माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, क्योंकि जितना रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका नेगेटिव टाइम सी क्या होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब भी कितना आएगा, क्योंकि जीरो है तो जीरो ही रहेगा। और ये इसका स्टैंडर्ड होता है भाई, क्या होता है स्टैंडर्ड। तो कभी भी जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम ई से नहीं डिनोट करते, किससे डिनोट करते हैं, ई नोट। तो ये ई नोट है क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे, स्टैंडर्ड प्रेशर पे, इसलिए कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये किसी के साथ भी काम कर सकता है, किसी भी सेल के साथ आप इसको काम करवा सकते हो। जैसे हम देखते हैं, मान लो मैं जिंक के साथ इसको करवाता हूँ, अगर मुझे एक कंप्लीट सेल बनाना है तो अब मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो हमने समझ ही लिया कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है। अब अगर हम इसको किसी सेल बनाना है तो हम सेल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, मैंने हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जो होते हैं वो जिंक है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, यानी वो मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, बहुत सारे आएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव भी होते हैं, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है आपके सिल्वर है, ठीक है, कॉपर है, और भी बहुत सारे हैं, तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा है वो क्या होगा, हाइड्रोजन ज्यादा, जैसे हमने डैनियल सेल पढ़ा था, तो डैनियल सेल के हिसाब से देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया फिर से, और इसके अंदर मैंने जिंक डाल दिया, इसके अंदर मैंने जिंक डाल दिया, ये जिंक की क्या है, रोड है, ये जिंक की, तो ये जिंक की रोड हो गई, ये जिंक की क्या हो गई, रोड हो गई। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो जिंक सल्फेट का मान लो सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये आपका क्या है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम करे, रिडक्शन हाफ सेल का काम करे। देखो ये हाफ सेल था और ये भी हाफ सेल था, दुनिया में किसी हाफ सेल का आप ईएमएफ नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकेले हाफ सेल का नहीं निकाल सकते। कभी भी किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना होता है तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेते हैं। तो किसी कंप्लीट सेल का आप ईएमएफ निकाल सकते हो, हाफ सेल का ईएमएफ नहीं निकाल सकते, किसी हाफ सेल का ईएमएफ आप नहीं निकाल सकते। किसका ईएमएफ निकाल सकते हो, कंप्लीट सेल का ईएमएफ आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको एक कंप्लीट, आपको पता है जिंक खुद एक हाफ सेल है, तो भाई अकेले का नहीं निकल सकता। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खुद हाफ सेल है, इसका निकल नहीं सकता, लेकिन इसका निकल नहीं सकता, हमने क्या किया, हमने मान लिया, हमने चालाकी खेली कि हमने इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान लिया, 0 वोल्ट ही मान लिया। कितना मान लिया, 0 वोल्ट ही मान लिया, भगवान जाने क्या होता है, हमने 0 वोल्ट मान लिया। अब इन दोनों का सेल बना लेते हैं हम, तो देखो सेल बना लो। ये जिंक क्या है, जिंक क्या देगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, यानी एनोड हाफ सेल, और ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन हाफ सेल होगा, यानी क्या होगा, कैथोड हाफ सेल होगा। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मुझे कैसे पता चला कौन एनोड होगा कौन कैथोड, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो एनोड होगा, और जो कम रिएक्टिव होगा उसका आयन रिड्यूस होगा तो वो कैथोड होगा, वो कैथोड होगा। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव। अगर केमिकल रिएक्टिविटी में देखें तो जो मेटल्स हैं, जैसे कुछ मेटल हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होते हैं, पर वो है कॉपर और सिल्वर। पर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव भी तो मेटल्स होते हैं, जैसे जिंक, टिन, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होगा, वो एनोड का काम करेगा। जो कम रिएक्टिव है उसका आयन रिड्यूस होगा, वो रिडक्शन का काम करेगा, वो कैथोड का काम करेगा, ठीक है। ये है। अब देखते हैं कंप्लीट सेल बन जाएगा, कंप्लीट सेल बनाना है तो आप बना लो। मान लिया कंप्लीट सेल ये बन गया हमारा, दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने जोड़ दिया, ये आपका सेल बन गया। और यहाँ पे मान लो मैंने, वैसे तो हमारे पास कोई आइडियल नहीं होता, मान लो आइडियल वोल्ट मीटर जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर जोड़ दिया, इसका क्या मेजर करने के लिए, ईएमएफ मेजर करने के लिए। वैसे तो हम वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्ट मीटर से मेजरमेंट तो आ जाएगी पर एक्यूरेट नहीं आएगी, तो हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। और मैंने तुम्हें समझाने के लिए कर दिया, चाहे पोटेंशियोमीटर से कर लो चाहे आइडियल वोल्ट मीटर से कर लो, हम इसका ईएमएफ मेजर कर सकते हैं ना, वही सेल का तो ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, वो तो हमें कोई रोक नहीं सकता।
मैंने जिंक सल्फेट आयन की भी कंसेंट्रेशन स्टैंडर्ड ले ली, तो मैंने जिंक सल्फेट आयन की भी कंसेंट्रेशन स्टैंडर्ड ले ली, मान लो कितनी ले ली, 1 मोलर ले ली, कितनी ले ली, 1 मोलर ले ली, तो इसकी भी स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन हो गई जिंक सल्फेट की भी, यानी जिंक आयन की भी कंसेंट्रेशन स्टैंडर्ड हो गई, जिंक आयन और सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन स्टैंडर्ड हो गई। अब हमने जब पोटेंशियोमीटर या आइडियल वोल्टमीटर से इसका ईएमएफ मेजर किया, मान लो पोटेंशियोमीटर से ही इस सेल का ईएमएफ मेजर किया, तो देखा ये कि इस सेल का जो ईएमएफ आ रहा है, इस सेल का जो ईएमएफ आ रहा है, वो ईएमएफ आ रहा था 0.76 वोल्ट आ रहा था इस सेल का ईएमएफ। किस कंडीशन पे? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड हो, प्रेशर स्टैंडर्ड हो और टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर हमने कितना लिया, रूम टेम्परेचर ले लिया, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया। प्रेशर कितना ले लिया भाई, प्रेशर हमने 1 बार प्रेशर ले लिया था, तो प्रेशर 1 बार था, स्टैंडर्ड था। और कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड ले ली, जिंक सल्फेट की भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो गई। ठीक है, जरूरी नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले, कोई और एसिड भी ले सकते हैं, एचायन होने चाहिए, उस एचायन की कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए वो यूनिट कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिट कंसंट्रेशन 1 मोलर। ठीक है, अब देखते हैं, अब अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे क्या रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल पे क्या रिएक्शन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, जो जिंक है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक जो है जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ये एनोड का रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? एनोड का रिएक्शन हो गया। कैथोड पे देखते हैं क्या होता है, तो कैथोड पे देखते हैं क्या होगा। तो कैथोड पे क्या है कि अगर जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो एच आयन रिड्यूस होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एच आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और किस में बदल जाएंगे, हाइड्रोजन में बदल जाएंगे। तो 2 एच आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, हाइड्रोजन का 2 एटम बनेंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम बनेंगे तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। यही है। अगर इनकी स्टेट लिखनी है तो जिंक तो सॉलिड स्टेट में है, जिंक आयन एक्वस में रहेगा, एच आयन जो है वो एक्वस में है, तो हाइड्रोजन जो है वो गैसीय स्टेट में रहेगा। तो ये कैथोड एनोड पे रिएक्शन हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन भी हो जाएगा, तो आप वो निकाल सकते हो। सेल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना चाहो तो आप वो भी दिखा सकते हो, पर हम इन सब पे नहीं जा रहे। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेल का ईएमएफ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं सेल का ईएमएफ, हम निकालते हैं ना भाई, तो सेल का ईएमएफ निकालते थे, ई सेल जो होता था वो क्या होता था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हमने पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो वो ईएमएफ ऑफ सेल होता था। और स्टैंडर्ड है तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड क्या होगा, ई नोट सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो कितना होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगी बात अगर हम समझे तो उस हिसाब से अगर हम देखें क्या क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर दोनों के देखें तो हमें डालने जो होते हैं, मैंने पहले ही बताया रिडक्शन पोटेंशियल डालने होते हैं, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं डालने होते। तो देख लेते हैं इसमें ई नोट कैथोड, तो ई नोट कैथोड के लिए देख लेते हैं, कैथोड का पहले देखते हैं कैथोड पे क्या होने वाला है। तो कैथोड में हमें पता है कि एच आयन का रिडक्शन हुआ है, तो एच आयन का रिडक्शन हुआ है, तो उस हिसाब से अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैसे हमें डालना है, तो पहले एच आयन लिख दो, लिख दिए मैंने पहले एच आयन, और पहले एच आयन लिख दो बाद में हाइड्रोजन लिख दो, पहले एच आयन बाद में हाइड्रोजन तो रिडक्शन, और पहले हाइड्रोजन बाद में एच आयन तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मुझे रिडक्शन ही लिखना है, तो पहले एच आयन बाद में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो H2 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से है, और ये स्टैंडर्ड है, यही है। कितना होता है बेटा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही, इसे SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं C। ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होता है और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होता है भाई, ये हमने माना है, होता नहीं है, मुझे क्या पता क्या होता है, साइंस में ऐसा माना गया, आज भी नहीं पता क्या होता है, हमने माना है ताकि दूसरों का कंपेयर कर करके निकाल सके। ठीक है, इसके लिए देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ई नोट एनोड,
ई नोट एनोड के लिए देख लेते हैं। तो एनोड में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एनोड के लिए हम देखते हैं। तो एनोड में क्या हो रहा है, वैसे तो देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल से मतलब है। किससे मतलब है, रिडक्शन, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में आपको बताया है कि माइनस है तो दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल डालोगे। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में जो था, इसमें अगर ये माइनस है, माइनस वाला ही है, तो कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही डालना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है, पहले मेटल लिख दिया बाद में आयन लिख दिया, तो ये कौन सा पोटेंशियल होता है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। कौन सा पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन पहले अगर आयन लिख दिया और बाद में मेटल लिख दिया तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे। पर ये रिडक्शन पोटेंशियल पता ही नहीं भाई क्या है, यही तो निकालना है। इसी के लिए तो मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या की है, यूज की है। कोई दिक्कत ही नहीं। हमें इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता था, पर हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता था, 0 मान लिया था। जब से अंगूठा खा रही है। ई नोट सेल जो है, ई नोट सेल जो है वो कितना हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होगा, कितना होगा, 0.76 वोल्ट होगा, 0.76 वोल्ट होगा। बेटा अपना माइक ऑफ कर लो, डिस्टर्ब कर रहे हो एक दो बच्चे। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा उस हिसाब से अगर हम देखें, ई नोट सेल है कितना है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला था। ये मैंने मेजर नहीं किया, ये आइडियल वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर ने मेजर किया। डाल दो बेटा वैल्यू, डालो वैल्यू, ठीक है। कैथोड के लिए डालोगे, कैथोड के लिए ई नोट कैथोड कितना है, ये तो 0 है भाई, ये लो 0.00 वोल्ट। और ई नोट एनोड की वैल्यू हमें पता ही नहीं, वो तो हम फाइंड करना चाहते हैं भाई। और ई नोट सेल पता चल गया, कितना है ई नोट सेल, 0.76 वोल्ट, यही है। कितना हो जाएगा उस हिसाब से हम निकाल लेंगे कितना आ जाएगा। तो ई नोट एनोड कितना आ गया, ई नोट एनोड जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है, ये इधर आ जाएगा 0.00 माइनस 0.76, कितना आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता चल गया। किसका रिडक्शन पोटेंशियल पता चल गया भाई, जिंक का पता चल गया। अगर इसका 0 होगा तब इसके रिस्पेक्ट में इसका माइनस 0.76 होगा, पर इसका क्या होता है भगवान जाने, हमें नहीं पता, पर हमने मान लिया कितना होता है, 0 होता है, तो उसके हिसाब से इसका कितना होगा, माइनस 0.76 वोल्ट। ये है, इस तरीके से हम हर एक का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ऐसा मत समझना सबका रिडक्शन पोटेंशियल, एक मिनट बेटा बता रहा हूं, ऐसा मत समझना कि सबका रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाल पाएंगे। जैसे जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है उनका तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल पाओगे, ठीक है। और जो है अगर वो फॉर्मूला, और बाकियों का हम क्या निकाल पाएंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल पाएंगे। तो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, वैसे सभी निकाला जा सकता है। मतलब किसी के लिए जैसे कॉपर के साथ करोगे तो कॉपर एनोड का काम नहीं करेगा, कॉपर की इलेक्ट्रोड लोगे तो कॉपर इसके साथ क्या कैथोड का काम करेगा, ना कि एनोड का करेगा। हम वैसे सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे अब रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया तो क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आपको पता है ये रिडक्शन पोटेंशियल आ गया जिंक का, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, आप साइन बदल दो। आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहते हो तो पहले जिंक लिख दो, बाद में जिंक 2 प्लस आयन, तो आप साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, माइनस का क्या कर दो प्लस, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ बेटा कमल जल्दी बोल। सर जो ये ई नोट एनोड हमने निकाला है, सर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में नहीं आएगी? किसकी वैल्यू? क्योंकि ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, उसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है। किसकी हमेशा पॉजिटिव होती है? रिडक्शन पोटेंशियल में तो वैल्यू नहीं यार, तूने टेबल नहीं देखी रिडक्शन पोटेंशियल की, एनसीईआरटी में खोल टेबल देख, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, जो जितने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कॉपर, सिल्वर, उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। जिसकी ज्यादा है उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। देखियो टेबल में देख लियो, तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव भी आ सकता है, तू खुद ही सोच,
अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 है तो उससे ज्यादा रिएक्टिव का नेगेटिव में चला जाएगा और उससे कम रिएक्टिव का पॉजिटिव में चला जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हमें इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता ही नहीं था, कुछ भी हो सकता है, तो हमने माना है, भगवान जाने, कुछ भगवान को पता हो तो उन्हें पता हो ये वैल्यू है, हम गलत कर रहे हैं। पर हम क्या करें, हम तो भगवान है नहीं, ना हम निकाल सकते हैं, तो हम मान ही सकते हैं, तो हमने मान लिया है 0 वोल्ट है। हमने तो तुलना करने से मतलब है, मेजरमेंट में कंपैरिजन करना होता है हमें, तो कंपैरिजन के लिए हमने इसको 0 मान लिया, तब भी हम कंपेयर कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0 माना है तो उससे ज्यादा रिएक्टिव जितने भी मेटल्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल सबका नेगेटिव में आएगा। आयरन का, मैग्नीशियम का, ठीक है, पोटेशियम का, सोडियम का, और जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल सबका पॉजिटिव आएगा। तो टेबल देखिए तेरे को समझ आ जाएगा। अब अगली चीज देखो, अगर मैं कॉपर की इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ, कॉपर का ले लेता हूँ, तो क्या होगा कॉपर के हिसाब से। तो अगर आप कॉपर का लोगे तो कॉपर किसका काम करेगा। अगर मैं कॉपर को भी यही लिख दूं, कोई बच्चा दिमाग लगाए कि यार कॉपर भी यही लिख देते हैं, ये कॉपर की रोड हो गई और इसमें कॉपर का क्या लिख देते हैं हम, ये कॉपर की रोड है और इसमें कॉपर का क्या, हम कोई सोल्ट डाल देते हैं, आयनिक सोल्ट डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, कॉपर का आयनिक सोल्ट डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, हमने ये सोच लिया। तो भाई एक चीज समझ लेना, आपने कॉपर सल्फेट का आयनिक सोल्ट डाल दिया और आप इसको यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड रख दिया, तो आपके लेफ्ट साइड रख देने से ही इसका क्या ऑक्सीडेशन थोड़ी नहीं हो जाएगा, और इसका राइट साइड रख देने से इसका रिडक्शन थोड़ी नहीं हो जाएगा, तब उल्टा होगा। कॉपर की रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन से कम होती है, तो कॉपर आयन रिड्यूस होंगे और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, तो उल्टा होगा। यानी ये एनोड का काम तब भी नहीं करेगा आपके रखने से, ठीक है, ये एनोड का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी किससे कम हो गई है, केमिकल रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम हो गई है, कॉपर की उससे कम सिल्वर की, तो कॉपर हुए, सिल्वर हुआ, सिल्वर हुआ आपका, कॉपर हुआ, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो ये एनोड का काम नहीं करेंगे, तब ये कैथोड का काम करेंगे। तो ये कैथोड का काम करेंगे क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखेंगे इसको राइट साइड ही रखना है, ये लेफ्ट साइड रहेगा और ये राइट साइड रहेगा, क्योंकि राइट साइड पे रिडक्शन वाला ही रखना होता है, कैथोड ही रखना होता है। तो अब कॉपर आयन का रिडक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हो कॉपर आयन हो और हाइड्रोजन आयन है, तो कौन पहले रिड्यूस होगा, कौन पहले रिड्यूस होगा। तो ध्यान देना बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना वो आसानी से रिड्यूस होगा। तो एच आयन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है और कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में जा रहा है। कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, प्लस 0.34 है, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आसानी से रिड्यूस होगा। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि कॉपर आयन रिड्यूस होगा, तो एक आयन रिड्यूस होंगे तो ये एच आयन थोड़ी रिड्यूस होंगे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड रहेगी, तो यहाँ कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर की रोड हो गई, और इसमें कॉपर का कोई एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का आयनिक सोल्ट ले लिया, उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तो इसमें कॉपर आयन भी आ गए, सल्फेट आयन भी आ गए। और हमने एक और काम किया, हमने स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन ले ली, क्या ले ली, स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन, 1 मोलर ले ली, 1 मोल पर लीटर स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो अब आपको पता है ये राइट साइड में जो है ये किसका काम करेगा, ये कैथोड है और ये क्या है, ये एनोड रहेगा, ठीक है। अब ये भी एक सेल बन गया, और इस सेल में ध्यान देना, यानी हर जगह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हर जगह रिडक्शन हाफ का काम नहीं करेगी, कई जगह ऑक्सीडेशन हाफ का काम करेगी, कई जगह रिडक्शन हाफ का काम करेगी। और ये आप नहीं तय करोगे, ये इनकी केमिकल रिएक्टिविटी तय करेगी कि अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तब मेटल तो ऑक्सीडाइज होगा, एनोड का काम करेगा, और एच आयन जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिडक्शन हाफ का काम करेगी। लेकिन अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, कोई मेटल अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है,
तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हाफ का काम करेगी और मेटल जो है वो रिडक्शन हाफ का काम करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो फिर हम भी वही एक काम करेंगे, मैं वो वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर से इसका मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है, या समझ लो एक पोटेंशियोमीटर लगा के मैंने इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लिया। सेल तो बन गया, ये भी हाफ सेल, ये भी हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, कंप्लीट सेल हो गए। तो ईएमएफ सेल का मैंने निकाल लिया, तो सेल का मैंने ईएमएफ निकाल लिया स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और इस सेल का जो ईएमएफ आया है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे, वो आता था 0.34 वोल्ट आता है, 0.34 वोल्ट आता है, 0.34 वोल्ट। तो उस हिसाब से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसके लिए एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है वो एचायन में कन्वर्ट हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो इसमें हुआ क्या, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का एटम एचायन में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो हाइड्रोजन के दो एटम दो एचायन में कन्वर्ट हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के दो एटम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो गया। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो कि गैसीय स्टेट में, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, एचायन में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक्वस स्टेट में। ठीक है, हाइड्रोजन के गैस का एक मॉलिक्यूल जा रहा है सॉल्यूशन में और एचायन में बदल जा रहा है, एचायन एक्वस स्टेट में है और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये तो एनोड हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कैथोड में क्या होगा, कैथोड में Cu2 प्लस आयन है, वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो Cu2 प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और अपना रिडक्शन करके किस में बदल जाएंगे, कॉपर में। Cu2 प्लस आयन एक्वस और कॉपर क्या है, सॉलिड। तो ये आपका एक सेल बन जाएगा एनोड और कैथोड पे, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। हमें तो मैंने तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए बताया था, अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलेगा, फिर निकाल सकते हो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने आपको बताया था ई सेल किसके बराबर होता है, ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कैथोड का भी हमें डालना होता है, वैसे तो कैथोड पे रिडक्शन है, एनोड पे ऑक्सीडेशन है, पर कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो एनोड का भी रिडक्शन, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल यानी पहले कॉपर आयन बाद में कॉपर। एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल, तो एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल, तो पहले एच आयन और बाद में हाइड्रोजन, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होता है, ये है। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर है, कॉपर आयन माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एच आयन है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है जो इस सेल से बना है। एक इसमें हाफ सेल हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, हमने अब इसमें वैल्यू डालेंगे। ई नोट सेल तो हमें पता है कितना आया है, जो पोटेंशियोमीटर ने मेजर किया, कितना मेजर कर दिया भाई, 0.34 वोल्ट मेजर कर दिया। ठीक है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का हमने कितना लिया है भाई, जीरो ही तो माना हुआ है, जीरो है। तो ये लो, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का कितना मिल जाएगा, कॉपर आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया 0.34 वोल्ट, ये आ गया। इस तरीके से हम सभी एलिमेंट का, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, किसी का ऑक्सीडेशन, सब कुछ निकाल सकते हैं, सबका रिडक्शन पोटेंशियल, सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। किससे मेजर कर करके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मेजर कर करके निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर कंसंट्रेशन अलग होगी इस सॉल्यूशन की, अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग है, तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा। तो नर्स ने एक इक्वेशन दे रखी है और उसे कहते हैं नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं बता रहा हूँ, उसमें पीएच वाले क्वेश्चन आते हैं, वो हमें करने हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं हम। देखो चैप्टर बड़ा सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट आप बढ़िया से समझ लोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नर्स इक्वेशन
फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी तो थी, पर वो नर्स्ट इक्वेशन थी फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। ध्यान देना, पहले हमने जो पढ़ी थी वो थी नर्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, और अब पढ़ रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो वाली जो नर्स्ट इक्वेशन थी वो पूरे सेल के लिए, पूरे कंप्लीट सेल के लिए ईएमएफ के लिए थी, और ये जो नर्स्ट इक्वेशन है सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। अलग अलग कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा, अलग अलग कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा, इस वजह से उसका ईएमएफ भी अलग अलग होगा। तो सीधा ईएमएफ निकालने के लिए भी नर्स्ट इक्वेशन है, और सीधा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए भी नर्स्ट इक्वेशन है। तो हम इसके लिए मैं एक सेल ले लेता हूँ, बहुत सिंपल सा सेल लेता हूँ, फिर उसका बता के तब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बताता हूँ, उस पर पीएच वाले क्वेश्चन आते हैं। मान लो मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ, मैंने क्या किया, जिंक ले लिया, जिंक की ज्यादा ले लेते हैं हम, ठीक है, सिंपल ही है। मैंने मान लो जिंक का ही ले लिया, जिंक या कॉपर का ही ले लिया, ये कॉपर ले लिया, कॉपर की इलेक्ट्रोड है भाई, बिल्कुल कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और कॉपर की इलेक्ट्रोड को किस में रखा है, कॉपर आयन में रखा हुआ है, कॉपर आयन में रखा है, कॉपर आयन है, आयन किस में होंगे भाई, एक्वस स्टेट में ही होंगे, ठीक है, सॉल्वेंट वाटर होगा। कॉपर आयन आएगा कहां से, कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर के आयनिक सोल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दो, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर के किसी आयनिक सोल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दो, कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व कर दिया तो एक्वस हो गया, यही है। अब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूं, अगर मैं कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लूं, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ले लूं, क्या ले लूं, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ले लूं, 1 मोल पर लीटर ले लूं, तो क्या हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है और टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड है। टेम्परेचर तो ऑलवेज ज्यादातर क्या रहता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना रहता है हमारा 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड ही रहेगा। प्रेशर आपको पता ही है बाहर 1 एटमॉस्फेयर का। कंसंट्रेशन अगर 1 मोल ले लिया पर लीटर तो आपको पता ही है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये 1 मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन होती है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो अभी तो हमने निकाला था प्लस 0.34 वोल्ट। ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ध्यान देना, ई सेल तो ये तो ईएमएफ ऑफ सेल हो गया, और ई नोट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हो गया, और सिर्फ ई लिख दे तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ई नोट लिख दे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन है, और बढ़िया से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नोट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले कॉपर आयन और बाद में कॉपर, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर का, पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या करोगे, कॉपर को आगे रख दोगे, कॉपर आयन और कॉपर, और बाद में कॉपर आयन, तो साइन बदल देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ठीक है, हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल से ही ज्यादा मतलब होता है। ये हो गया। अब अगर मैं कंसंट्रेशन अलग कर दूं तो भी इसके लिए एक इक्वेशन बन सकती है। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली ये हो रहा है कि जो Cu2+ आयन है, जो Cu2+ आयन है एक्वस स्टेट में, एक्वस कंडीशन में, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। जो Cu2+ आयन है वो एक्वस स्टेट में है, एक्वस कंडीशन, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल जा रहे हैं, ठीक है, कॉपर सॉलिड है आपका, ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन की बात हो रही है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही है। अब इसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन है, तो नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए भी बड़ी सिंपल होती है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, किसी भी कंसंट्रेशन पे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है, वो बराबर होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की। यहाँ हाफ सेल की बात हो रही है, बार बार सेल निकल रहा है तो ध्यान देने वाली बात है, क्या है बेटा, ये हाफ सेल की बात हो रही है। तो किसी भी हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी कंसंट्रेशन पे, वो बराबर होता है
उस हाफ सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT NF और log Q। log Q क्या होता है बेटा? रिएक्शन क्वेश्चन, यही है। तो रिएक्शन क्वेश्चन है। अब इसमें अगर हम देखेंगे क्यू या क्यूसी भी बोल सकते हो, क्यू बोलो या क्यूसी बोलो, ये है। थोड़ा आप ऐसे भी लिख सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन हाफ सेल का ई हो गया। ई क्या है? हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी कंसंट्रेशन पे। और ई नोट जो है वो क्या है? वो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाफ सेल का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाफ सेल का माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q, यही है। इसमें भी हम देखते हैं, अब देखो वैसे लिखने को, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है तो आप वो वैसे भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। पहले कॉपर आयन और बाद में क्या लिख दो भाई? कॉपर, यानी ये कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ऐसे ही पहले कॉपर आयन और बाद में कॉपर, तो ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। ये किसी भी कंसंट्रेशन पे स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। अब देखो अलग अलग कंसंट्रेशन पे आप निकाल सकते हो, अलग अलग कंसंट्रेशन पे आप निकाल सकते हो। भाई 1 मोल पे तो हमने देखा था, 1 मोल पे कितना था इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इसको ई नोट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई नोट भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर है या कॉपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर ये रहा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ये है, ऐसे भी तो हमें पता है ये रहा। इसमें अब सारी चीजें हमें डालनी होती है। इसमें मैंने आपको होता है जनरल फॉर्मूला बनाया ना, तो देखो टेम्परेचर वो कभी बदलेंगे नहीं, तो टेम्परेचर हमेशा 298 केल्विन ही रहता है, ये रूम टेम्परेचर ही होता है। फैराडे कांस्टेंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 96500 कूलम, ठीक है, वो है। आर गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर ये सारी वैल्यू हम डाल दें और इसको सॉल्व कर लें, तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाती है वैल्यू 0.0591, ये आ गया। तो ये नस्ट इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। बस वैसे ही है, वहां पे ध्यान देना, वहां पे क्या होता था? वहां पे ईएमएफ ऑफ सेल होता था और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होता था। वहां पे क्या होता था? ईएमएफ ऑफ सेल होता था और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होता था, अगर सेल की बात हो रही है। यहाँ पे सेल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक हाफ सेल है, तो सिर्फ उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे लिख दो, ठीक है। वो आयन की तरह और पर्टिकुलर लिखना होता है, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, और बढ़िया से लिखना है तो और बढ़िया से लिख लो। Cu2 प्लस आयन और कॉपर, Cu2 प्लस आयन और कॉपर, बस ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं किसी और कंसेंट्रेशन पे देखता हूँ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1 मोल पर लीटर पे, यानी 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे, तो हमें पता ही है कितनी है भाई, 0.34 वोल्ट है, वो भी पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी और कंसेंट्रेशन पे मैं निकालना चाहता हूँ, निकालते हैं। मान लो कंसेंट्रेशन मैंने ले ली, इसकी कंसेंट्रेशन मैंने ले ली 0.2 मोलर, 0.2 मोलर ले ली, 0.2 मोलर ले ली, ठीक है। ये मैंने इसकी कंसेंट्रेशन ले ली है, तो वैल्यू डालते हैं, देखते हैं बेटा, इस पे देखते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं भाई? कॉपर आयन ने, कॉपर आयन ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए रिडक्शन के लिए, तो एन की वैल्यू तो हो गई 2, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, ये रहा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का पता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का प्लस 0.34, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का। अब हमें क्यू भी चाहिए, तो क्यू निकालना है। तो अगर आप क्यू निकालना चाहते हो, तो रिएक्शन क्वेश्चन निकालना चाहते हो, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है भाई? कॉपर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर अपॉन में रिएक्टेंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। कॉपर तो भाई आपको पता है सॉलिड है और कॉपर आयन एक्वस है, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो यूनिटी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं।
अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू कितना हो गया अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा भाई, क्यू कितना हो जाएगा, रिएक्शन क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ऐसे लिख दोगे 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। वैल्यू डालनी है तो वैल्यू डाल दो। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन ली हमने कितनी, 0.2 मोल पर लीटर, यही है। कितना हो जाएगा बेटा, कैंसिल कर दोगे, ऊपर आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगी वैल्यू 5 आ गई। क्यों कितना आ गया, रिएक्शन परसेंट कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये 5 इसकी वैल्यू डाल दोगे ना। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया, यही है। क्यू की वैल्यू डाल दी, कितनी आ गई, 5 आ गई। log 5 जो होती है उसकी वैल्यू डालेंगे। log 5 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.6990 होती है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अभी तो मुझे याद है मैंने कर ली, तुम्हें थोड़ा याद कर लेना है। log 2 की, log 3 की, log 5 की, log 10 तो 1 होता है, log 1 0 होता है, log 1 0, log 10 1, log 1 0 और log 10 1, ये दो तो याद ही है। log 2 की याद करनी है, log 3 की और log 4 की, ओ log 5 की सॉरी, log 2 की याद रखनी है, log 3 की याद रखनी है और log 5 की याद रख लेना। वैसे तो वहां पे लिखी जाती है जो भी आपको log 5 0.6990, log 2 0.3010 और log 3 है 0.4771, ठीक है। ये लगभग वैल्यू है, तो ये 2-3 वैल्यू आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट लगेगा, कर ही देता हूँ, इतना किया है तो 1 मिनट। 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय 0.6990 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू आ गई, ये आ गई 0.02065, ये वैल्यू आ गई। इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दो 0.34, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.31935। इतने वोल्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस कंसंट्रेशन पे, नॉट फॉर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। किस कंसंट्रेशन पे, 0.2 मोलर यानी 0.2 मोल पर लीटर पे। यानी कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो प्लस 0.34 वोल्ट तो होता है, पर वो जब होता है जब कंसंट्रेशन कॉपर आयन की 1 मोलर हो, 1 मोल पर लीटर हो। किस अलग अलग कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। देखो बदल गया ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ गया, 0.31935 वोल्ट, ठीक है। राउंड ऑफ करना चाहो कर दो, ठीक है, राउंड ऑफ करना चाहो तो इतना लिख दो, ये राउंड ऑफ कर दिया तो 0.319 वोल्ट। ऐसे ही ये तो मैंने कॉपर का बताया था, बेसिकली बताने का मोटिव इसलिए था क्योंकि हमें पीएच वाले क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। एनसीईआरटी में तो एक ही दे रखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है। वैसे आप देखोगे 10 ईयर में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो मैं एक करके आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी उसका, कोई आपसे पूछे भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो फटदनी जवाब दे दोगे भाई 0.00 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि HN जो जिस सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिस सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पीएच 10 है, उसका पीएच 10 है, तो अब आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ। तो अब बच्चा बोलेगा 0 वोल्ट, अरे नहीं भाई अब 0 क्यों होगा, पीएच 10 है तो HN की कंसंट्रेशन अलग होगी, यूनिटी नहीं होगी, 1 मोल पर लीटर नहीं होगी, तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं है तो अलग आएगा। देखते हैं, निकाल सकते हैं हम, बड़ा आसान है, कर लेते हैं। मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लेता हूँ, तो मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लिया, ये मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। मैंने बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या लेते हैं, आपको कोई सॉल्यूशन लेना है जिसमें HN हो, ठीक है, जिसमें HN हो, और HN की कंसंट्रेशन कितनी रखनी होती है, 1 मोल पर लीटर रखनी होती है, यूनिट कंसंट्रेशन यानी 1 मोलर रखनी होती है। कोई नहीं, HN के तो बहुत सॉल्यूशन बन सकते हैं, मैं एक सिंपल जो हम बनाते हैं वाक्य में जो प्रैक्टिकली बनाते हैं HCl का ले लेते हैं। HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन बना लेते हैं, यही है।
और इसके अंदर मैंने बताया प्लेटिनम की तो इलेक्ट्रोड होती है, प्लेटिनम की एक रोड होती है, नीचे प्लेटिनम की ही आपकी क्या होती है बेटा, प्लेटिनम की जो होती है वो फॉयल या शीट होती है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, कोई और मोटिव नहीं है इसका, सिर्फ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया ज्यादा करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन हो सके या लॉस हो सके, ठीक है। इसमें और इसके ऊपर पाउडर प्लेटिनम डाल देते हैं, पाउडर प्लेटिनम डालते हैं ताकि सरफेस एरिया और इंक्रीज हो जाए, सरफेस एरिया और इंक्रीज हो जाए, उसे प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं, ठीक है, ये है। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस हम डालते थे, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो हम डालते हैं, तो इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस डालते थे, और ये हाइड्रोजन जो गैस होती है, डाई हाइड्रोजन गैस जो हम डाल रहे थे, ये किसी भी प्रेशर पे नहीं डालेंगे, ये डाई हाइड्रोजन गैस हम किसी भी प्रेशर पे नहीं डालेंगे, ये हाइड्रोजन गैस हम स्टैंडर्ड प्रेशर पे डालेंगे। स्टैंडर्ड प्रेशर आपको पता होना चाहिए 1 बार होता है, कितना होता है, 1 बार होता है। तो अगर HCl की कंसेंट्रेशन 1 मोलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि HIN की भी कंसेंट्रेशन 1 मोलर होगी, यानी 1 मोल पर लीटर होगी, ठीक है। तब तो हमें पता है कि भाई टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, रूम टेम्परेचर की, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड ही रहता है, रूम टेम्परेचर की ज्यादा बात होती है, कंसेंट्रेशन की मेन बात होती है, स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन 1 मोलर है। इसका कोई आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 0.00 वोल्ट होता है, यही है। तो ये तो आपको पता है, 0.00 वोल्ट होता है, हमने देखा अभी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के लिए पहले HIN लिख दोगे, बाद में क्या लिख दोगे, हाइड्रोजन, और स्टैंडर्ड है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहे कहो स्टैंडर्ड, अभी तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगाओगे तो भी 0 ही आएगा। किसी और कंसेंट्रेशन पे देखते हैं कितना होगा। तो अब देखो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उस एनसीईआरटी को में क्वेश्चन में देखो क्या है भाई, यहाँ HCl है कि नहीं है हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई सॉल्यूशन है जिसमें HIN है, कोई बात नहीं, कोई सॉल्यूशन है जिसमें HIN है, HIN होने चाहिए, HIN मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोनियम आयन होने चाहिए, ठीक है। आपको पता है प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, जो प्रोटॉन होता है वो वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो प्रोटॉन अलग से नहीं स्टेबल होता है ना, वो एक्वस सॉल्यूशन में इसलिए स्टेबल होता है, प्रोटॉन लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है वाटर के और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ऐसे एग्जिस्ट कर लेता है, ठीक है। और जब कोई जब HIN का रिडक्शन होगा तो ये वापस बॉन्ड टूट जाएगा, लोन पेयर इस पे और नेगेटिव हो ये फिर, तो वापस वाटर बन जाता है, इसलिए वो वाटर में, तो हाइड्रोनियम आयन बोलो या HIN बोलो एक ही बात है। तो उन्होंने कहा एक ना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है, आपको पता है दुनिया के हर एक सॉल्यूशन में जो है एक्वस सॉल्यूशन है, कोई और सॉल्यूशन में मोस्टली में HIN OH नेगेटिव आयन होते ही है, ठीक है। बस वो अलग बात है कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो HIN OH नेगेटिव आयन से उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो HIN की कंसेंट्रेशन से क्या होगी, कम होगी, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में बराबर। तो HIN और OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बराबर, तो न्यूट्रल HIN की ज्यादा, तो एसिडिक OH नेगेटिव आयन की ज्यादा, HIN के से तो क्या है, बेस है, कोई बात नहीं है, मिलेंगे तो हर जगह HIN, कम मिले ज्यादा मिले बहुत कम मिले बहुत ज्यादा मिले, हमें क्या मतलब है। उन्होंने कहा इस सॉल्यूशन की पीएच है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल का पीएच दे रखी है 10 दे, तो कह रहे हैं अब इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना। सॉरी मैडम, तो आपको पता है ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, क्योंकि अब कंसंट्रेशन HIN की स्टैंडर्ड नहीं है, कंसंट्रेशन HIN की क्या नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना होता है कि पीएच जो होता है वो होता है आपका माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HIN, HIN बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो, चाहे
पीएच जो होता है वो होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि जितने हाइड्रोनियम आयन होंगे उतने ही एच आयन होंगे, या कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। हमें एक और चीज पता है, कंसंट्रेशन जो एच आयन की होती है, कंसंट्रेशन जो एच आयन की होती है उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला ले लो, वो होती है 10 की पावर माइनस पीएच, ये याद कर लेना। कंसंट्रेशन जो एच आयन की होती है वो होती है 10 की पावर माइनस पीएच। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो कि एच आयन की जो कंसंट्रेशन है वो है 10 की पावर माइनस पीएच, यही है। अब हम निकाल लेते हैं, हम नर्स्ट इक्वेशन ही लगा देंगे, बहुत आसान है। हम नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीज नहीं दे रखी थी, कहा था एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 10 है, तो उसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा आप बताओ। तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताना है, किस पीएच पे बताना है, 10 पीएच पे। पीएच अगर 10 है तो कंसंट्रेशन यूनिटी तो नहीं होगी, कुछ और कंसंट्रेशन होगी। पहला काम तो कंसंट्रेशन ही निकालो, सबसे पहला काम एच आयन की कंसंट्रेशन निकालो। एच आयन की कंसंट्रेशन आएगी 10 की पावर माइनस पीएच, पीएच की वैल्यू डालोगे, पीएच की वैल्यू है भाई 10, तो 10 की पावर माइनस 10 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन आई, ना कि 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। कितनी कंसंट्रेशन आई है, 10 की पावर माइनस 10 मोल पर लीटर, ना कि 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन आई, यही है। अब हम नर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन आप लगा दो कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यहां लगा देता हूँ, कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, जरूरी है हाइड्रोजन का, किसी पे भी लगा सकते हैं हम, किसी भी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग क्यू, एन लॉग क्यू, यही है। तो कोई बात नहीं, हम लिखने को तो हमने देखा पहले ही, आपको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन किस कंडीशन पे, जब पीएच 10 हो सॉल्यूशन का, जब पीएच 10 हो सॉल्यूशन का, उस कंडीशन पे है, ठीक है। जैसे आपको पता है अगर एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती भाई, 1 मोल पर लीटर होती, जो कि क्या होती है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है, तो पीएच निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। पीएच होती है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। अगर एच आयन की कंसंट्रेशन यूनिट कंसंट्रेशन होती 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर होती, तो हम यहाँ 1 डालते, और log 1 कितना होता है, मैंने पहले ही बताया log 1 क्या होता है, 0, तो पीएच 0 होती, तो पीएच 0 होती। तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जब होती है जब पीएच क्या हो, 0, और यहाँ तो पीएच कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है एच आयन की कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं है, कुछ और कितनी है, 10 की पावर माइनस 10 मोल पर लीटर है। आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, रिडक्शन ही निकालना होता है अधिकतर में, क्या हो जाएगा, पहले एच आयन और बाद में हाइड्रोजन, पहले एच आयन बाद में हाइड्रोजन, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। लिखना हो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमें एक और चीज पता है, इसमें हो क्या रहा था, अगर एच आयन रिडक्शन करता है तो कैसे करता है, जो एच आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट होंगे, जो एच आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन एटम में बदलेंगे, तो दो एच आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के 2 एटम बनाएंगे, हाइड्रोजन का 2 एटम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये है। अब देखो हमें क्यू निकालना है, तो क्यू निकालते हैं। क्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, भाई ये प्रोडक्ट और ये अपॉन में रिएक्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन
इसके आगे कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, इसके आगे कोफिशिएंट 2 है तो पावर क्या हो गई, 2 हो गई, पावर 2 हो गई। यही है, ये वैल्यू अब हम यहाँ डाल देंगे। हमें पता है भाई हाइड्रोजन तो गैस है, तो प्योर की कंसंट्रेशन तो कितनी 1 हो गई, प्योर की कंसंट्रेशन, ये तो एक्वस में है और ये गैस है, तो प्योर की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, प्योर की कंसंट्रेशन तो यूनिटी होती है तो 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो प्योर की कंसंट्रेशन 1 हो गई, प्योर की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1 हो गई, ये है। ठीक है, और हमें एक चीज पता, हम एच आयन की कंसंट्रेशन डाल देते हैं। मैंने एच आयन की कंसंट्रेशन डाल देनी है, कितनी आई है एच आयन की कंसंट्रेशन, 10 की पावर -10 आई है। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -20, 10 की पावर -20, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 की पावर +20 और 10 की पावर 20, ये क्यू आ गया, ये क्या आ गया भाई, क्यू आ गया। अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ क्यू की वैल्यू आई है 10 की पावर 20 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस और गेन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ, गेन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना है, 0.00 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 0.00 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया हाइड्रोजन का, यही है। कितना हो जाएगा आप देखते हैं, तो 0.00 है तो 0 ही हटा दो, माइनस है आगे ही रख दिया। अब देखो क्या होता है इसमें, अगर हम देखें तो log 10 की पावर 20 है, तो log 10 की पावर 20, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी log के, तो 20 log 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 log 10 हो जाएगा, पावर आगे आ गई, log 10 की पावर 20 है तो 20 आगे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20 log 10 हो गया। और log 10 कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे, ये हटा ही दिया, और 2 से ये कट गया तो यहाँ क्या रह जाएगा 10 रह जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल एक आगे बढ़ जाएगा, तो डेसिमल एक आगे बढ़ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5, तो कितना आ गया -0.591 वोल्ट। इतना रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा हाइड्रोजन का, अब 0 नहीं होगा। अब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब पीएच सॉल्यूशन का कितना हो, जब सॉल्यूशन का पीएच क्या हो 10 हो, तब जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वैसे इस समय मैंने रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है हाइड्रोजन का, तब वो आएगा -0.591 वोल्ट। ठीक है, तो अलग अलग पीएच पे क्या आता है, अलग अलग आता है। ये मैंने इसलिए यही डाटा लिया, पीएच 10 इसलिए लिया, एक तो इसका लॉग देखना इजी था, और दूसरा इस वजह से लिया है कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से लिया है मैंने। आपका इंटेक्स पेज नंबर 73 में एक इंटेक्स क्वेश्चन है, 3.4 है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। अगर पीएच 10 है यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और वो एक ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है जिस सॉल्यूशन का पीएच 10 है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो मैंने वो क्वेश्चन ही करा दिया, इसलिए मैंने 10 ही ले लिया, लेकिन मैं और भी कुछ लेके मैं आपको समझा सकता हूँ, तो कोई और वैल्यू भी ले लेते हैं, उस हिसाब से एक बार और बता देता हूँ पीएच वाला, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं हम इसमें, कोई और पीएच भी आप लेके कर सकते हो, कोई और पीएच भी लेके आप कर सकते हो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 नहीं लगाओगे तो भी करोगे तो भी हो जाएगा, देखो मैंने 2 लगा के किया है तो भी हो गया, बिना 2 के भी हो जाता है, जैसे मैं समझाता हूँ, वो समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड -0.0591 अपॉन में एन लॉग क्यू। अभी मैंने क्या लिया था, ध्यान देने वाली बात है, अभी मैंने क्या लिया था, मैंने कहा था कि एक एच आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट हुआ, यही है।
तो दो एचायन दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हाइड्रोजन के दो एटम में बदलेंगे। हाइड्रोजन का दो एटम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। हाइड्रोजन का दो एटम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मैंने अभी इस हिसाब से कराया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें मैंने n की वैल्यू 2 ली थी। n की वैल्यू क्या ली थी? 2, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में? 2। तो ध्यान देने वाली बात है, मैंने n की वैल्यू 2 ली थी। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हाइड्रोजन का कितना होता है? वो तो 0 होता है, 0.00। और मैंने एक और चीज देखी थी, मैंने क्यू निकाला था। क्या निकाला था? क्यू निकाला था। तो क्यू जो होता था वो होता था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है आपका यहाँ पे भाई? हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट क्या है? एचायन है। ये था। लेकिन इसमें कॉफिशिएंट भी लेने थे, कंसीडर करने थे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर जो उसका कॉफिशिएंट है यानी 1 अपॉन में एचायन की कंसंट्रेशन और उसकी पावर जो कॉफिशिएंट है, पावर कितना कॉफिशिएंट है? 2। ये होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन में एचायन की कंसंट्रेशन की पावर जो कॉफिशिएंट है 2। तब लेके किया तो देखो क्या हुआ। इसकी तो ये प्योर है, प्योर की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड होती है, 1 होती है, कांस्टेंट होती है। और एचायन की कंसंट्रेशन आई थी 10 की पावर -10 आ गई। तो ये 10 की पावर -20 हो गया। तो यहाँ पे 10 की पावर -20 हो गया। ओ सॉरी, 10 की पावर -20 नहीं, अभी ऊपर चला जाएगा, ऊपर भेज दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 20 हो जाएगा। तो 10 की पावर 20 हो जाएगा। तो बड़ा आसान था। तो हमने देखा माइनस, ये तो हटाई दो, 0 ये माइनस में है। और मैंने आपको ये भी बता दिया जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी। तो log 10 की पावर 20, तो 20 आगे आ जाएगा। log 20 log 10, log 10 1 होता है, वो हटा ही देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 20। तो देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, 10 ही आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जा रहा था? 0.591 माइनस में ये आ गया। कई बुक में ऐसे भी किया रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ सेम है। थोड़ा सा समझना है कि E इक्वल टू होता है E नोट माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग क्या है? क्यों? कई बुक में क्या कर रखा होता है, इसको बैलेंस नहीं कर रखा होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको 1 के लिए ही लिया होता है। मैंने 2 मोल एचायन 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 एचायन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल किसका? हाइड्रोजन गैस का। या मोल में देखना है तो 2 मोल एचायन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन मैं 1 के लिए भी कर सकता था। तो 1 के लिए अगर करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ये सब 2 के लिए है। तो कई बुक में ऐसे भी लिखते हैं भाई, 1 के लिए भी रहता है। तो 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, तो यहाँ हाफ हो जाएगा। तो 2/2 कितना हो गया? 1। 2/2 कितना हो गया? 1। तो 1 लिखो या मत लिखो, नहीं लिख रहे। और यहाँ हाफ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ऐसे भी लिखा रहता है, यानी सीधा लिखा रहता है कि भाई एचायन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और हाइड्रोजन के एक एटम में बदलता है। हाइड्रोजन का एक एटम का मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक एटम का मतलब क्या है? हाइड्रोजन के एक एटम में एक एचायन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन का एक एटम बना। हाइड्रोजन का एक एटम मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का हाफ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हाफ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तब ध्यान देना, तब देखो तब भी आंसर सेम आएगा, देख लेंगे हम। n की वैल्यू कितनी लेंगे? n की वैल्यू यहाँ 1 है ना इलेक्ट्रॉन, भाई अब देखो 1 है, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो अब n की वैल्यू 1 है, अब n की वैल्यू 1 है, तो अब n की वैल्यू 1 हो गई। तो आप क्या सोच रहे हैं, आंसर बदलेगा? नहीं बदलेगा, देखो आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। ऐसे भी किया होता है। ई नोट सेल तो वही होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0.00। क्यू देखते हैं अब, क्यू कितना निकलेगा? क्यू अब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एचायन।
कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ HN, यही है। लेकिन हमें कोफिशिएंट भी लिखने होते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर हाफ अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ HN, यहाँ 1 है तो की पावर 1, ये ध्यान देने वाली बात है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फिर कोफिशिएंट लगाना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और उसके आगे हाफ है तो पावर हाफ, और कंसंट्रेशन ऑफ HN तो उसके आगे कितना, उसकी पावर 1, यही है। अब स्टैंडर्ड आपको पता है हाइड्रोजन प्योर है, प्योर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट यानी यूनिटी ले लेते हैं, ले लिया यूनिटी, तो 1 की पावर हाफ मतलब 1 ही है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। HN की अब कंसंट्रेशन डाल दो, HN की कंसंट्रेशन कितनी है भाई, 10 की पावर -10, क्योंकि HN की कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर -pH, तो 10 की पावर -10 तो कितना हो जाएगा ये 10 की पावर -10, क्योंकि 1 थी तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर आएगा 10 की पावर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस केस में क्यू जो है वो 10 की पावर 10 आ जाएगा, तो यहाँ क्यू डाल देंगे 10 की पावर 10 डाल देंगे, फिर 0 हटाई दो, फिर मैंने आपको बताया log 10 की पावर 10 क्या हो जाएगा 10 log 10, 10 log 10, log 10 कितना होता है भाई, log 10 1 होता है, यही है, मल्टीप्लाई कर दो, देखो सेम आ गया आंसर, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0.591 आएगा, तब भी सेम आया। तो ये ध्यान देना होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 2HN 2 इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ये वाली बैलेंस भी ले सकते हो, तो N2 लोगे तो भी आंसर गलत नहीं आएगा। आप इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, तो इसको हाफ ले लो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ले लो तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, कोई भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग पीएच पे मैंने इसलिए बताया, कुछ बुक में वैसे किया रहता है, कुछ बुक में ऐसे किया रहता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं, बेटा, अलग अलग पीएच पे, तो एक और मैं पीएच का लेता हूँ, मान लो मैं कोई और पीएच ले लेता हूँ, तो अब मैं सॉल्यूशन की और पीएच ले लेता हूँ, मान लो मैंने सॉल्यूशन की कोई और पीएच ले लिया, आप जो भी बोलो, मान लो मैं पीएच 2 ही ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ पीएच 2 ले लिया, तो पीएच 2 ले लिया। वैसे तो बुक में 10 वाला था, मैंने करा दिया और नहीं है, बाकी बोर्ड में आए हुए हैं, मैंने पीएच 2 ले लिया। तो पीएच 2 पे देखते हैं, तो पीएच होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HN, तो HN की कंसंट्रेशन क्या होती है, ये HN है, HN की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 10 की पावर -pH, तो 10 की पावर -pH है, और यूनिट तो आपको पता है, मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो यूनिट सबको पता है क्या है, मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर एम, तो यूनिट की तो कोई बात नहीं है। तो पीएच कितना है बेटा, पीएच सॉल्यूशन का, इस समय सॉल्यूशन का मान लो पीएच 2 है, तो मैंने बताया था कि अगर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है HN की अगर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती तो सॉल्यूशन की पीएच होती 0, सॉल्यूशन की पीएच होती 0, अगर HN की कंसंट्रेशन क्या होती 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर, तो पीएच होती 0, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने माना ही था 0.00 वोल्ट, यही रिडक्शन यही ऑक्सीडेशन, चाहे इसके आगे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, ये था। लेकिन किसी और पीएच पे कंसंट्रेशन अलग होगी, मान लो पीएच 2 कर दी तो कंसंट्रेशन बदल जाएगी, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। अब ये स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है, HN की अलग है, तो कोई नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ HN 10 की पावर -pH है, यानी 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली इक्वेशन लेनी है, ये वाली ले लो, डबल करके लेनी है डबल करके ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पहले यही ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.0591 अपॉन में n log Q, यही है। इसमें अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो 0 ही होता है, ठीक है, या हम पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हो, पहले HN लिख दो बाद में हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है, कई बुक में और बेटर लिखा होता है, तो एक HN है तो हाफ हाफ हाइड्रोजन होती है, ऐसे लिखते हो, तो पहले HN बाद में हाइड्रोजन, ठीक है, और वो यहाँ हाफ लिख देते हैं कि हाफ ही होता है, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले HN हो गया और बाद में हाइड्रोजन, तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात होती है।
ये स्टैंडर्ड है क्योंकि नोट लगा हुआ है। और यहाँ एच और बाद में क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस भी करना है तो यहाँ कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ हाफ लगा दो, यहाँ भी क्या लगा दो, हाफ लगा दो। अगर यहाँ हाफ नहीं लगाना चाहते मत लगाओ। ठीक है, फिर एच के आगे 2 लगा दो, वो भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो रहे हैं, एक एच एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1। तो एन की वैल्यू तो हो गई आपकी 1 हो गई, तो एन की वैल्यू 1 हो गई इस केस में। अच्छा, क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हाइड्रोजन है तो उसकी पावर क्या होगी, उसका कोफिशिएंट हाफ अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एच कंसंट्रेशन ऑफ एच तो इसके आगे क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर हाफ अपॉन में कंसंट्रेशन एच की पावर 1। प्योर हाइड्रोजन है, ये तो एक्वस है और ये गैसियस स्टेट में है। तो प्योर सॉलिड या प्योर गैसियस स्टेट में कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो ये तो कांस्टेंट है। तो यूनिटी ले लेते हैं, कंसंट्रेशन 1 ले ली हमने, 1 की पावर हाफ क्या रहेगा 1 ही रहेगा, यही है। अच्छा, एक और चीज, एच की कंसंट्रेशन कितनी आई है, एच की कंसंट्रेशन आई है 10 की पावर -2, तो ये 1 है तो 1 हटा ही दो, तो 10 की पावर -2 पर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 2, तो क्यू इक्वल टू हो गया 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर क्या हो गया 2 हो गया। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो 0 होता है, तो 0 हटा ही दो। log 10 की पावर 2 है तो 2 किधर आ जाएगा बेटा, 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 log 10 हो जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा। तो log 10 तो 1 होता है, हटा दो 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये आ जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, मैं मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूँ कितना आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 0.1182। हाँ भाई, क्या कैलकुलेटर लेके बैठा है भाई मोनू बाबू, बढ़िया है। तो कितना हो जाएगा -0.1182 वोल्ट, ये आ गया। अब कोई बच्चा कहे सर हमें तो वो 2 वाले से करना है, तो भी सेम आएगा क्या, मैं कहा हाँ सेम आएगा, तब भी सेम आएगा। तो कोई आपसे ये पूछे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो आप कहोगे भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कितना होता है ये नहीं पता, पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है और वो 0 होता है, और वो भी हमें पता नहीं है, हमने माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम एक और चीज देखते हैं, अगर 2 के साथ करना चाहे तो भी 2 के साथ कर लो, तो 2 एच 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या है, अगर 2 एच है और वो 2 इलेक्ट्रॉन ले, तो मैंने आपको बताया एक एच 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था हाइड्रोजन का एटम, तो 2 एच 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, यही है। तो इसके हिसाब से भी कर सकते हो, इसके हिसाब से भी करना चाहो तो कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी नहीं है। क्यों निकालना है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो आपका क्या है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की पावर कितनी हो गई 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है आपका एच है, तो एच है, इसकी पावर कितनी होगी, इसका कोफिशिएंट 2 है तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ये 2 है और ये 1 है। और आपको एक और चीज होता है, प्योर का कितना होता है भाई, प्योर का अगर आप देखो तो प्योर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यूनिटी ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये 1 है, 1 ही रहेगा। ठीक है, एच की कंसंट्रेशन, क्योंकि क्या है एच की कंसंट्रेशन 10 की पावर -pH है, और pH कितना दे रखा है, pH हमने 2 ले रखा है, तो ये 10 की पावर एच की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 की पावर -pH, यानी 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो आप घबराना मत यार, क्यू बदल गया आप तो आंसर बदल जाएगा, आंसर क्यों बदलेगा, एन भी तो बदला है। ठीक है, तो एन कितना है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इक्वेशन में कितने लिए बेटा 2 लिए, फिर वही आंसर आएगा, देख लेना कैसे भी करो, वैसे चाहे ऐसे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.0591 अपन में एन लॉग क्यों। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का पता ही है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना आया बेटा 0 आया,
n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। और Q कितना आएगा, Q आएगा 10 की पावर -4 और 10 की पावर 4, ये आ गया। कितना हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, तो 4 आ गया, ये 4 log 10 हो जाए, 10 की पावर 10 log, ऐसे है log 10 की पावर 4 है, log 10 की पावर 4, तो ये 4 आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 log 10, log 10 1 होता है, तो log 10 1 हटा देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो बात वही है, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही 2 आ गया, तो आंसर आपका सेम आएगा, उतने ही वोल्ट आएगा जितना पहले आ रहा था, जितना पहले आ रहा था उतने ही वोल्ट आपका आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आंसर फिर से वही आ जाएगा, कितना 0.1182 वोल्ट नेगेटिव में। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया किस कंसंट्रेशन पे, किस कंसंट्रेशन पे, 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, किसकी, HN की कंसंट्रेशन पे, या कह दो कितने पीएच पे, 2 पीएच पे। लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है तो नोट नहीं लगा सकते, ये अलग कंसंट्रेशन पे। और लिखने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है तो पहले HN बाद में हाइड्रोजन, बैलेंस के लिए हाफ भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख देते हो, तो अलग अलग पीएच पे निकाल सकते हैं, तो वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, कभी आपको पीएच 10 दे देंगे, जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने एक पीएच 2 के लिए ले लिया, मान लो पीएच 5 दे दिया, ठीक है, पीएच 5 दे दिया, पीएच 12 दे दिया, ऐसा कुछ भी कोई पीएच दे सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का, ये क्लियर हुआ बेटा सबको? हेलो, यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा देखो, कल तो मैंने क्लास ली नहीं थी, और मैंने जानबूझ के नहीं ली थी, मैंने इसलिए नहीं ली थी कि मैंने बहुत सारे ना वो वीडियो यूट्यूब पे डाले थे, इसलिए डाले थे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कोई क्लास मिस हुई होगी या नेट से पढ़ रहे हैं, तो देखो नेट से पढ़ रहे हैं तो कभी किसी का कुछ स्किप हुआ होगा, या कोई कंसर्न या कोई डिस्टरबेंस रही होगी, तो उसमें दिक्कत रही होगी, कभी किसी का नेट गया है, कभी किसी को साउंड नहीं आई, वीडियो नहीं आई, या किसी ने क्लास नहीं ले पाया किसी भी, तो जिसने जो क्लास मिस कर रखी है आप तक की, वो जो भी क्लास है आप उसमें ढूंढ के आप उसको पूरा देख लो, ताकि आप अब तक के लिए एकदम अप टू डेट हो जाओ, आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट रहे, ताकि आपको आगे की कोई दिक्कत ना आए, आगे कोई भी, मतलब ये जो करंट में चैप्टर चल रहा है इसमें भी दिक्कत ना आए, और फ्यूचर में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी दिक्कत ना आए, इसलिए आप उनको कर लेना, इसलिए मैंने वो गैप डाला ही था ये, ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं बेटा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है बेटा, क्लास एंड।